हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेसन नंबर 5, पादप्रयोग विज्ञान और परिभाषा, शब्दावली और परिभाषा। इसमें क्या है? तो पादप्रयोग विज्ञान, परिभाषा व शब्दावली। तो इसमें कुछ परिभाषाएं हैं, उनकी शब्दावलियां हैं और इसके अंदर अपन विभिन्न प्रकार के रोग फैलाने वाले कारकों के बारे में पढ़ेंगे कि जीवाणु क्या है, विषाणु क्या है या वायरस क्या है, कवक क्या है, विरोइड क्या है, प्रियोन क्या है। इन सभी का अपन विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे लेसन नंबर 5 में। प्यारे बच्चों, अपन ये मानो कि आपके 5 लेसन कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में आधे से ज़्यादा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आपके 14 लेसन है। 14 लेसनों में से ये जो 5 लेसन है ये लगभग 28 या 32 नंबर को कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब आधे से ज़्यादा ये कवर कर रहे हैं। तो अगर आपने ये 5 लेसन ढंग से तैयार कर लिए तो आपका बोर्ड एग्जाम का आधे से ज़्यादा मटेरियल तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बात कर रहे हैं पादप रोग विज्ञान की, परिभाषा व शब्दावली। पादप क्या है, रोग क्या है, विज्ञान क्या है? पादपों में रोग फैलाने वाले विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? पादप रोग विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, पादप रोग विज्ञान के बारे में इसकी जो आधारशिला है वो 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। पादप रोग विज्ञान, देखो, पादप रोग विज्ञान की आधारशिला 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में। क्लियर? तो पादप रोग विज्ञान की जो आधारशिला है वो कब प्रारंभ हुई थी? 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। तो 19वीं शताब्दी में इसको कब से प्रारंभ माना गया? लगभग 1845 से। तो आप इसमें एक लाइन लिखो कि पादप रोग विज्ञान की आधारशिला 19वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, अर्थात लगभग 1845 में। फिर लाइन चेंज लिखना। सन 1845 के अंदर आयरलैंड यूरोप में, ठीक है, सन 1845 में क्या हुआ था कि आयरलैंड यूरोप में आलू की फचेती अंगमारी की वजह से, आलू की फचेती अंगमारी रोग की वजह से आलू की फसल क्या हो गई? रोग की वजह से आलू की फसल नष्ट हो गई। आलू की फसल नष्ट हो गई। क्लियर? तो क्या हुआ कि 1845 में आयरलैंड यूरोप जो है वह आलू की फचेती अंगमारी रोग की वजह से आलू की फसल क्या हो गई? नष्ट हो गई, जिसके कारण वहां लगभग भूख के कारण 12.5 लोगों की मृत्यु हो गई। देखो इसमें जिसके कारण वहां 12.5 लाख लोगों की भूख के कारण मृत्यु हो गई, जबकि लगभग 15 लाख लोग वहां से क्या कर गए? पलायन कर गए। जबकि लगभग 15 लाख लोग अमेरिका और अन्य देशों में क्या हो गए? पलायन हो गए। अमेरिका व अन्य देशों में पलायन कर गए। तो ध्यान देना कि पादप रोग विज्ञान के बारे में सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में इसके बारे में पता लगा कि 19वीं शताब्दी में कैसे पता लगा कि आयरलैंड यूरोप जो है, तो यूरोप महाद्वीप के एक देश आयरलैंड के अंदर क्या हुआ कि सन 1845 के अंदर आलू की फचेती अंगमारी रोग की वजह से आलू की फसल क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो आलू की फचेती अंगमारी रोग की वजह से जब आलू की फसल नष्ट हो गई तो वहां लगभग भुखमरी के कारण से लगभग 12.5 लाख लोग तो क्या हो गए? मर गए, और लगभग 15 लाख लोग वहां से क्या कर गए? पलायन कर गए। ठीक है, जिसकी वजह से फिर देखा गया कि ये जो फसल हुई वो नष्ट क्यों हुई। तो इस फसल के नष्ट होने का जो आधार माना गया तो किसको माना गया कि फ्रांस में उसी समय फ्रांस में अन्य जो अंगूर वगैरह है उनमें भी विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में क्या लगा? पता लगा, जिससे बताया जा सका कि पादपों के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग होते हैं। ये रोग क्या करते हैं कि फसलों को नष्ट कर देते हैं, जिसके कारण से उत्पादन क्षमता में क्या आती है? कमी आती है। ठीक है, तो आपको इतना लिखना था इसमें। इसके बाद में फिर लाइन चेंज करके लिखोगे आप
आयरलैंड में जब ये हुआ तो इसी समय किसका विकास हो गया? पादप रोग का जन्म हो गया। लाइन चेंज करके लिखना आप। फ्रांस में अंगूर के मर्दुरोमिल आशिता रोग, फ्रांस में अंगूर के मर्दुरोमिल आशिता, कौन सा रोग? अंगूर का मर्दुरोमिल आशिता रोग के संक्रमण की वजह से नष्ट हो रही अंगूर की फसल को बचाने के लिए, मर्दुरोमिल आशिता रोग के कारण अंगूर की फसल को बचाने के लिए, अंगूर की फसल को बचाने के लिए क्या हुआ? अंगूर की फसल को बचाने के लिए सन 1885 में दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? एक तो प्रोफेसर मिलार्ड, या मेनली मिलार्ड ही था। प्रोफेसर मिलार्डे ने बोर्डो मिश्रण तैयार किया। मिलार्ड ने बोर्डो मिश्रण तैयार किया। बोर्डो मिश्रण की खोज किया, तैयार किया। बोर्डो मिश्रण की खोज की। इस बोर्डो मिश्रण में क्या क्या होता है? इस बोर्डो मिश्रण में, लाइन से लिखना, इस बोर्डो मिश्रण में नीलात होता, यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट नीलात होता। इसके अलावा चूना व पानी का निश्चित अनुपात था। पानी का निश्चित अनुपात था। ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो 1885 के अंदर आलू की फचेती अंगमारी रोग की वजह से आलू की फसल क्या हो गई? नष्ट हो गई। उसके बाद में क्या देखा गया कि फ्रांस के अंदर अंगूर की जो मर्दुरोमिल जो आशिता विकार है, कौन सा? मर्दुरोमिल आशिता जो रोग है, उसके कारण से अंगूर की फसल क्या हो गई थी? कि नष्ट हो रही थी। तो उसको बचाने के लिए 1885 के अंदर प्रोफेसर मिलार्डे, क्या नाम था प्रोफेसर का? मिलार्डे ने बोर्डो मिश्रण की खोज की थी। किसकी खोज की? बोर्डो मिश्रण की। और इस बोर्डो मिश्रण में क्या क्या होता है? नीलात होता है, चूना है, और पानी का निश्चित अनुपात मिलाकर अगर पादपों के ऊपर छिड़का जाए तो इनको विभिन्न रोगों से क्या किया जा सकता है? बचाया जा सकता है। क्लियर? देख लिया? इसके बाद में आगे चलते हैं। नेक्स्ट लाइन चेंज लिखना। सन 1983 में क्या हुआ? सन 1983 में चावल के भूरे पर्णचिति रोग द्वारा, चावल के भूरे पर्णचिति रोग के कारण चावल की फसल क्या हो रही थी? नष्ट हो रही थी। चावल की फसल नष्ट होने से भारत में भयंकर अकाल पड़ा। भारत में भयंकर अकाल पड़ा। ठीक है। क्या हुआ? तो देखो पादप रोगों के संदर्भ में अपन पढ़ रहे हैं कि कौन से समय क्या हुआ था कि 1943 के अंदर फिर वापस भारत के अंदर चावल के अंदर भूरे पर्णचिति रोग के कारण से, रोग का नाम क्या था? भूरा पर्णचिति रोग के कारण से चावल की फसल क्या हो रही थी? नष्ट होने से भारत में भयंकर क्या पड़ा? अकाल पड़ गया। भाई लोगों के लिए खाने की क्या आ गई? समस्या आ गई। तो फिर क्या हुआ? जिसे बंगाल का दुर्भिक्ष कहा जाता है, इसको किस नाम से जाना जाता है? अकाल पड़ा जिसको बंगाल का क्या कहा जाता है? दुर्भिक्ष। जिसको बंगाल का दुर्भिक्ष कहा जाता है। अंडरलाइन कर लेना इसको। बंगाल का दुर्भिक्ष किसे कहा जाता है, या बंगाल के दुर्भिक्ष के नाम से किसको जाना जाता है? कि 1943 में चावल के भूरे पर्णचिति रोग के कारण से चावल की फसल का नष्ट होना किसके नाम से जाना गया? बंगाल का दुर्भिक्ष के नाम से जाना गया। एक नंबर का अगर क्वेश्चन आ जाए कि चावल का दुर्भिक्ष नामक या चावल का दुर्भिक्ष क्या होता है, कि 1943 के अंदर भारत में
चावल में पर्णचित्ती रोग विकार के कारण से चावल की फसल क्या हो गई, नष्ट हो गई, जिसके कारण से वहां भयंकर क्या पड़ा, अकाल पड़ा। और उस अकाल को क्या कहते हैं, बंगाल का दुर्भिक्ष के नाम से जाना जाता है। क्लियर। इसके बाद में लाइन चेंज करके लिखना, इस दुर्भिक्ष के कारण लगभग 20 लाख लोग भूख के कारण से क्या हो गए, मर गए। ठीक है, इसमें लिखो इस दुर्भिक्ष के कारण, इस दुर्भिक्ष के कारण लगभग 20 लाख लोग मारे गए, 20 लाख लोग भूख के कारण मारे गए, भूख के कारण मारे गए। ठीक है, तो देखो इतना भयंकर अकाल था कि लगभग कितने लोग मारे जा चुके, 20 लाख लोग इस भूख के कारण से क्या हो गए, अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्लियर। इसके बाद में बात करते हैं अपन, सन 1944 में वेक्समैन ने एंट्रीमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की। देखो इसमें सन 1944 में एक वैज्ञानिक था वेक्समैन ने सन 1944 में वेक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की। स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज की, एंटीबायोटिक की खोज की। तो ये भी क्वेश्चन है कि स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था। तो देखो स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की खोज करने वाला वैज्ञानिक था वेक्समैन, जिन्होंने कब की थी, 1944 में। तो 1944 में वेक्समैन ने स्ट्रेप्टोमाइसिन एंटीबायोटिक की क्या की, खोज की, जो पादप जीवाणु के रोग के नियंत्रण करने में क्या होता है, लाभदायक होता है। क्या होता है ये, कि पादप रोगों के नियंत्रण में, जो पादप रोगों के नियंत्रण में सहायक होता है। देखो सारी जो लाइनें लिखवा रहा हूं ना, इनमें हर लाइन में छोटे वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, जो पादप रोगों के नियंत्रण में क्या होता है, सहायक होता है। लिख लिया। इसके बाद में साथ साथ ऐड करते जाना मेरे। नेक्स्ट चलते हैं आगे। फिर देखो क्या हुआ कि सन 1966 में प्रथम सर्वांगी कवकनाशी कार्बोक्सिन की खोज फ्लेमिंग और कुल्फा ने की। तो देखो सन 1946 में, कब की बात है, सन 1946 में, सॉरी 66 में, सन 1966 में दो वैज्ञानिक थे, स्मेलिंग व कुल्फा, स्मेलिंग व कुल्फा। ठीक है, सन 1966 में स्मेलिंग व कुल्फा ने सर्वांगी कवकनाशी कार्बोक्सिन की खोज की। सर्वांगी कवकनाशी कार्बोक्सिन की खोज की। कार्बोक्सिन की खोज की। ठीक है, तो 1966 में स्मेलिंग और कुल्फा ने क्या किया कि सर्वांगी कवकनाशी जो है इसकी कार्बोक्सिन की खोज की। तो आपको ये पूछा जाए कि कार्बोक्सिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे, तो कार्बोक्सिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे स्मेलिंग और कुल्फा। कब की थी इन्होंने, सन 1966 के अंदर। क्लियर। इसके बाद में नेक्स्ट अपन देखते हैं कि भारतीय पादप रोग विज्ञान का जो जनक है वो किसको माना जाता है। लाइन चेंज करके लिखो, भारत में कवक और उनसे रोगों का जो विस्तृत अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक थे E.J. बटलर था। कौन था, E.J. बटलर। तो E.J. बटलर ने क्या किया कि भारतीय पादपों के अंदर जो पाए जाने जो रोग थे उनका अध्ययन किया। तो E.J. बटलर को भारत के पादप रोग विज्ञान का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है। तो लाइन चेंज को, E.J. बटलर को भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक, अगर आपको पूछा जाए कि भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, तो भारतीय पादप रोग विज्ञान का जनक E.J. बटलर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, E.J. बटलर को। क्लियर, बता दोगे।
इसके बाद में नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन, लाइन चेंजिंग ना। पादप रोग विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हुई है। पादप रोग विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हुई है। 3 शब्दों से हुई है, ठीक है। तो पादप रोग विज्ञान जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कितने शब्दों से हुई है? ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से। कौन कौन सा? वह है फाइटोन, पैंथोज, फाइटोन। पहला शब्द है फाइटोन, दूसरा है पैथोज, और तीसरा है लोगस। फाइटोन का मतलब होता है पादप, पैथोज का अर्थ होता है रोग, और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना। इसमें लिखूं कि पादप रोग विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के 3 शब्दों से हुई है, और वो 3 शब्द कौन कौन से हैं? फाइटोन, पैथोज और लोगस। यहाँ फाइटोन का अर्थ क्या होता है? पादप, ठीक है। पैथोज का अर्थ क्या होता है? रोग, और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन करना। अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें पादपों के रोगों का अध्ययन किया जाता है उसे ही पादप रोग विज्ञान के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो पादप रोग विज्ञान शब्द कितने शब्दों से बना? 3 शब्द। कौन कौन से? फाइटोन, पैथोज और लोगस। फाइटोन का अर्थ क्या था? पादप। पैथोज का मतलब रोग, और लोगस का मतलब क्या है? अध्ययन करना। यानी पादप रोगों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पादप रोग विज्ञान कहलाता है। लाइन चेंज लिखना। अर्थात पादपों के रोगों का अध्ययन करना ही पादप रोग विज्ञान कहलाता है। पादपों के रोगों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पादप रोग विज्ञान। क्लियर? नेक्स्ट अपन इसमें चलते हैं। तो परिभाषा लिख ली कि पादप रोग का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? पादप रोग विज्ञान। नेक्स्ट आगे चलते हैं अपन। शब्दावली, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक डालो, कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। क्या? तो देखो कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियां। तो सबसे पहले अपन शब्दावली डालते हैं रोग। मैं साथ साथ आपको परिभाषा लिखवा रहा हूं, साथ साथ लिखते जाना। रोग क्या होता है? क्या है रोग? तो किसे कहेंगे रोग? कि रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है जो पादप के लिए क्या करती है? विभिन्न प्रकार के हानिकारक लक्षणों को प्रकट करती है। देखो इसमें रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है जो पादप की उत्पादन क्षमता में कमी करती है। रोग एक हानिकारक प्रक्रिया है जो पादप की उत्पादन क्षमता में कमी करती है। पादप की उत्पादन क्षमता में कमी करती है। जैसे उदाहरण के लिए अपन देखते हैं नींबू का कैंकर रोग। जैसे उदाहरण के लिए नींबू का कैंकर, नींबू का कैंकर रोग, ठीक है। तो बता दिया कि रोग क्या है? कि एक हानिकारक प्रक्रिया है जिसमें पादप में उत्पादन क्षमता में क्या आती है? कमी आती है। वही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। उदाहरण के लिए अपन ने क्या देखा? नींबू का कौन सा रोग? कैंकर रोग। क्लियर? इसके बाद में अगले अपन परिभाषा लिखेंगे रोगजनक। रोगजनक क्या होता है? जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहा जाता है? रोगजनक कहा जाता है। तो लिखो जिनके द्वारा रोग उत्पन्न होता है उसे रोगजनक कहा जाता है। या जो रोग उत्पन्न करने में, वे कारक जो रोग उत्पन्न करने में सहायक होते हैं उन्हें रोगजनक या रोग कारक कहा जाता है। ठीक है? तो कैसे भी लिख सकते हो कि वे कारक जो रोग उत्पन्न करने में सहायक होते हैं या जो रोग उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? रोग कारक कहा जाता है। अगली परिभाषा लिखो परजीवी। परजीवी
वे जीव जो दूसरे जीवों के ऊपर रहते हुए अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। वे जीव जो दूसरे जीवों पर रहते हुए अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहा जाता है। दूसरे जीवों पर रहकर पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। क्लियर? कि वे जीव जो दूसरे जीवों पर रहते हुए अपना पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परजीवी। जैसे आपके सर में जू है ना, वो जू क्या है? आपके लिए परजीवी है, क्योंकि आपके सर में खा रही है। वो देखो तुम्हारे खा रही है ना, तो वो जू क्या है? आपके शरीर में परजीवी हो गया। क्लियर? तो क्लियर बता दोगे? हाँ, लड़के आगे बैठी इन्हीं को खा रही है, टेंशन मत लो आप। पीछे लड़के कह रहे हैं हमें तो नहीं खा रही, कोई बात नहीं, नहीं खा रहा तो आगे वालों को खा रहा है, ठीक है? क्योंकि जिनके लंबे बाल होते हैं जू तो उन्हीं के सर में रहेगी ना, टेंशन क्यों लेते हो? जिनको जू नहीं चाहिए वो कटवा लो। नेक्स्ट, मर्तजीवी। मर्तजीवी, मर्तजीवी क्या होते हैं? वे जीव जो अपना पोषण मर्द कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मर्तजीवी कहते हैं। वे जीव जो अपना पोषण मर्द कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मर्तजीवी कहते हैं। वे जीव जो अपना पोषण मर्द कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं उन्हें मर्तजीवी कहते हैं। जैसे म्यूकर, इसमें आप एग्जाम्पल फाइटोप्लाज्म, इसका हो जाएगा म्यूकर, राइजोफस वगैरह, म्यूकर कवर, म्यूकर कवर। इसके बाद में अगला पढ़ेंगे परपोषी। परपोषी यानी जो दूसरों को पोषण देता है, यानी परजीवी को आश्रय देने वाले जीव को क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। वे जीव जो परजीवी को आश्रय देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। यानी जो दूसरे जीवों को पोषण देने का कार्य करता है उन्हें क्या कहते हैं? परपोषी कहते हैं। परजीवी तो दूसरे के ऊपर आश्रित है उसको कहेंगे, और जो आश्रित रखवाता है ना, तो जैसे जू थी वो परपोषी था, और सॉरी परजीवी था, और आप क्या हो? परपोषी हो। ठीक है? तो जिसके सर में जू थी वो तो क्या है? परपोषी था, और जो जू है वो क्या है? परजीवी था। क्लियर? इसके बाद में अगला लिखो अतिवर्धन। अतिवर्धन तो देखो अतिवर्धन क्या होता है कि परपोषी कोशिकाओं की संख्या में बढ़ोतरी होने को क्या कहते हैं? परपोषी की संख्या में बढ़ोतरी होने को अतिवर्धन कहते हैं। परपोषी की संख्या में बढ़ोतरी होने को क्या कहते हैं? अतिवर्धन कहते हैं। जैसे आपने कई बार अलैंगिक जन्म पढ़ा ना कि हाइड्रा वगैरह है, उनके शरीर के ऊपर एक अतिरिक्त अतिवर्धी निकलाती है, तो अतिरिक्त संरचना निकली ना, इसी को अपन क्या कहते हैं? अतिवर्धी कहते हैं, जिसको अपन मुकुल कहते हैं, अलग होकर नई जीव का निर्माण कर लेती है। पढ़ा ऐसा? तो आप अतिवर्धन का मतलब कि परपोषी कोशिकाओं में संख्या में वृद्धि होने को क्या कहते हैं? अतिवर्धी कहते हैं, अतिवर्धन कहा जाता है। फिर है अतिवर्धी, यानी परपोषी कोशिकाओं के आकार में बढ़ोतरी होने को अतिवर्धी कहते हैं। अतिवर्धी किसे कहेंगे? अतिवर्धी। देखो यहाँ तो परपोषी कोशिकाओं की संख्या में, जैसे मान लो 5 थी, 5 की 10 हो गई, तो ये तो हो रही है संख्या में वृद्धि। संख्या में वृद्धि होने को तो क्या कहते हैं अपन? अतिवर्धन कहते हैं। और अतिवर्धी किसे कहेंगे? आकार में वृद्धि होने को। जैसे मान लो ये कोशिका का आकार ये है सामान्य, और ये अपने आकार को इतना बढ़ा ले, तो वो कौन सी क्रिया कहलाएगी? अतिवर्धी कहलाएगी। तो समझ गए अतिवर्धी और अतिवर्धन में क्या फर्क है? परपोषी कोशिकाओं में संख्या में वृद्धि होने को तो क्या कहेंगे? अतिवर्धन कहेंगे। जैसे 5 है, 5 से 7 हो गई, 10 20 कितनी भी हो गई, संख्या बढ़ रही है ना, तो उसको अपने क्या कहा? अतिवर्धन का। अतिवर्धी किसे कहेंगे? अतिवर्धी कहा जाएगा कि आकार में बढ़ोतरी होने को। यानी जैसे मान लो पहले इसका आकार 5 mm था, अब इसका आकार हो गया जैसे मान लो 8 mm, तो यानी इसका मतलब आकार में बढ़ोतरी हो रही है, तो आकार में बढ़ोतरी होने को अपन क्या कहते हैं? अतिवर्धी के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर? इसके बाद में नेक्स्ट डालो अविकल्पी परजीवी। अगली परिभाषा अविकल्पी परजीवी। तो अविकल्पी परजीवी इसका लिखो, ऐसा परजीवी जीव जो केवल अन्य जीवित जीव पे ही वृद्धि करता है, जैसे एल्बो। ऐसा जीव जो अन्य जीवित जीव पे ही वृद्धि करता है, अन्य जीवित जीव पे ही वृद्धि करता है, उसे अविकल्पी परजीवी कहते हैं। अविकल्पी परजीवी कहते हैं, जैसे एल्बुगो। नेक्स्ट डालो उत्तकसय। कोशिका ऊतकों का नष्ट होना उत्तकसय कहलाता है।
कोशिकाओं व ऊतकों का नष्ट होना ऊतक क्षय कहलाता है। कोशिकाओं व ऊतकों का नष्ट होना ऊतक क्षय कहलाता है। कोशिकाओं ऊतकों का नष्ट होना क्या कहलाता है? ऊतक क्षय कहलाता है। नेक्स्ट, हरिमहीनता। पादप पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा में कमी होने को हरिमहीनता कहते हैं। यानी पादप के हरे भागों में कमी आने को क्या कहते हैं? हरिमहीनता। तो इसमें लिखो, पादप पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा में कमी आने को, या पादप भागों में क्लोरोफिल की मात्रा में कमी आने को, पादप भागों में क्लोरोफिल की मात्रा में कमी आने को हरिमहीनता कहा जाता है। क्लोरोफिल की मात्रा में कमी आने को क्या कहता है? हरिमहीनता कहा जाता है। क्लियर? अगली परिभाषा लिखो, संचरण। संचरण क्या होता है? देखो कि रोगजनक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित होना। यानी जो रोगजनक क्या होता है? जो रोग फैलाता है ना, तो रोग फैलाने वाले कारक का एक पौधे से दूसरे पौधे में जाना है, स्थानांतरण होना है, क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। तो लिखो इसमें, रोग कारक का एक पौधे से दूसरे पौधे में, रोग कारक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित होना, एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। तो रोग कारक का एक पौधे से दूसरे पौधे में स्थानांतरित होना क्या कहलाएगा? संचरण। अगली परिभाषा अपन देखते हैं, संक्रमण। संक्रमण क्या होता है? कि जो रोगजनक होगा, रोगजनक पादप के अंदर रोग फैलाता है, तो रोग का जो फैलना है क्या कहलाता है? संक्रमण कहलाता है। तो रोगजनक का पादप में रोग फैलाना है क्या कहलाएगा? संक्रमण कहलाएगा। लिख लो परिभाषा, रोगजनक का पादप में रोग फैलाना संक्रमण कहलाता है। रोग फैलाना क्या कहलाएगा? संक्रमण। फिर है लक्षण। रोग कार्य के द्वारा रोग फैलने पर पादप में जो विकार उत्पन्न होते हैं, और जो विकारों में जो सामने जो लक्षण प्रकट होंगे वही क्या कहलाते हैं? यानी रोग के कारण से उत्पन्न होने वाले प्रभाव को लक्षण कहा जाता है। रोग कार्य के कारण, लिख लो इसमें, रोग के कारण उत्पन्न होने वाले प्रभावों को लक्षण कहा जाता है। लक्षण कहा जाता है। चिन्ह। चिन्ह रोगजनक पादप भाग पर दिखाई देने वाले रोग ग्रसित पादप भाग पर दिखाई देने वाले लक्षण चिन्ह कहलाते हैं। अब उन कहते हैं ना, बोला पत्तियां पीली हो गई, धब्बे हो गए, तो वो क्या है? चिन्ह है। तो रोग के कारण पादप भागों पर दिखाई देने वाले लक्षण चिन्ह कहलाते हैं। रोग के कारण पादप भागों पर दिखाई देने वाले लक्षण क्या कहलाते हैं? चिन्ह कहलाते हैं। नेक्स्ट, निवेश द्रव्य। निवेश द्रव्य। निवेश द्रव्य क्या होता है? कि रोग कारक के कारण से जो वह भाग जो परपोषी पौधे के संपर्क में आता है उसे क्या कहते हैं? निवेश द्रव्य कहते हैं। यानी रोगजनक का, यानी जो रोग फैलाने वाला जो कारक है, कि रोगजनक का वह भाग जो पादप के संपर्क में आता है उसे क्या कहते हैं? निवेश द्रव्य कहते हैं। जिसके कारण से क्या उत्पन्न होता है? रोग उत्पन्न होता है। तो रोगजनक का वह भाग जो पादप के संपर्क में आता है, जो रोग फैलाने में सहायक होता है, उसे कौन सा द्रव्य कहेंगे? निवेश द्रव्य कहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट आगे देखो, निवेश द्रव्य के बाद में है वाहक। वाहक क्या है? कि जो संचरण करने में, यानी रोग कारक का एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचित करना, वाहक कहलाता है। रोगजनक का एक पादप से दूसरे पादप तक स्थानांतरित होने के माध्यम को ही वाहक कहा जाता है। जैसे मान लो आप जा रहे हो, अगर आपने एक पादप के रोग कारक था, वो आपके हाथ से चिपक गया और वो आपका हाथ किसी दूसरे पादप के संपर्क में आ गया और उस पादप को रोग फैला दिया, तो आप भी क्या हो गए? एक वाहक हो गए। तो रोगजनक का एक पादप से दूसरे पादप में स्थानांतरित करने के माध्यम को ही क्या कहते हैं? वाहक कहते हैं। क्लियर? इसके बाद में अगली परिभाषा लिखो, पांडुरता। कौन सी? पांडुरता। इसमें लिखो, प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पादप का पीला पड़ना क्या कहलाता है? पांडुरता कहलाता है। ठीक है, किसे कहेंगे पांडुरता? कि प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से, ठीक है, प्रकाश के अभाव या अंधकार की वजह से पादप में जो लक्षण प्रकट होते हैं वही क्या कहलाता है? पांडुरता कहलाता है। तो लिख लिया इसमें, पादप क्या पड़ जाता है? पीला पड़ जाता है। तो प्रकाश के अभाव या अंधकार के कारण, प्रकाश के अभाव या अंधकार के कारण पादप की पत्तियां पीली पड़ जाती है, पादप पीला हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? पांडुरता कहते हैं। क्लियर?
इसके बाद में अभी भी और भी कुछ परिभाषाएं हैं जो अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।